हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। सॉल्यूशन चैप्टर खत्म करा दिया था। लास्ट लेक्चर जो हुआ था, एक्सरसाइज सारी खत्म हो चुकी हैं। जो जो क्वेश्चन डाउट्स में बताए गए थे सारे करा दिए गए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 है आपका। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद में स्टार्ट कराऊंगा मैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हुआ, एक्सरसाइज खत्म होंगी, सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर लेंगे इसके बाद में। चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ में। अच्छा होने वाला है बहुत लेक्चर, इंटरेस्टिंग चीजें कुछ पढ़ने वाले हैं। बेसिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज, बस आज के लेक्चर में। और बाकी बढ़िया बढ़िया चीजें जो है वो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिरकार होती क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन जो कि आपके एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है, वही डेफिनेशन मैंने लिखी है। मैं सब कुछ एनसीईआरटी में से पढ़ाता हूँ, लेकिन अप टू द पॉइंट चीजें होंगी वीडियो के अंदर। कोई भी आपको एक्स्ट्रा बकवास नहीं मिलेगी, इधर उधर से कॉपी करी हुई चीजें नहीं मिलेंगी। सब चीज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलती है। Electrochemistry is the study of production of electricity from the energy released during spontaneous chemical reaction। यहाँ तक रुक जाते हैं क्योंकि डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है, दो दो पार्ट में करके पढ़ेंगे। यहाँ तक रुक जाते हैं। क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक स्टडी है किसकी? इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन की। हम बिजली बना रहे हैं, कहाँ से बना रहे हैं बिजली? एनर्जी से बना रहे हैं। कौन सी एनर्जी? जो रिलीज हो रही है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के अंदर। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन सब समझते होंगे। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होती है? क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स सब पढ़ के आए होंगे 11वीं क्लास में। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो होती है जो बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प के, बिना किसी एक्सटर्नल एनर्जी की हेल्प के रिएक्शन खुद ब खुद हो रही है। तो ऐसी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो एक सेल के अंदर होगी, अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे, उस केमिकल एनर्जी को मैं किस में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, बिजली बना दे रहा हूँ उससे। ठीक है। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है, इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है ये केमिकल एनर्जी से बनी है, इसलिए इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी बोल दिया। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे क्या करने में? आगे की नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कराने में। यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस जो भी केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आगे चल के होने वाली है, वो सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में चल के। उन रिएक्शंस को कराएंगे किस हेल्प से? इस एनर्जी की हेल्प से। ठीक है। तो ये वो ब्रांच है जिसमें हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाने की स्टडी जो है उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। बेसिक में अगर समझना चाहते हैं तो सिर्फ इतना समझ लीजिए, नाम में भी दिख रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सेल हम लोग पढ़ेंगे एक एक चल के। पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सब कुछ सेल से ही भर रही है, सब में सेल ही सेल है। तो सारे सेल हम जितने भी हैं हमारे सिलेबस में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? ये एक डिवाइस है जिसमें केमिकल एनर्जी जो है रिडॉक्स रिएक्शन की, उसे किसमें बदला जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। सारे ऑलमोस्ट डिवाइस ऐसे ही हैं जिसमें केमिकल एनर्जी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेंगे। मोस्टली डिवाइसेस, मोस्टली सेल्स जो है वो यही काम करते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, इसकी थ्योरी पार्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी समझाता हूँ आपको। फिर इसको इरेज करके डायग्राम बनाएंगे, उससे और क्लियर हो जाएंगी चीजें। सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डैनियल सेल और गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा नाम भी है, डैनियल सेल बोलते हैं इसे, या फिर गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो तरीके का हो सकता है, डैनियल और गैल्वेनिक। हम आगे चल के पढ़ेंगे अभी डिटेल में गैल्वेनिक सेल को भी। इसमें करते क्या है हम लोग? इन विच जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ Zn2 पॉजिटिव आयन। सपोज करो ये जिंक रॉड है, सपोज करो ये दूसरी वाली रॉड है। तो जिंक रॉड जो है वो क्या कर देते हैं? Zn2 पॉजिटिव आयन वाले सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं। Zn2 पॉजिटिव आयन किसमें होंगे? सपोज करो ZnSO4। मैं एक कंटेनर के अंदर डिप कर दूंगा, जो मैंने कंटेनर क्या ले रखा है? ZnSO4 का ले रखा है, और ये रॉड किसकी है? जिंक की। एंड अ बार ऑफ कॉपर मेटल इज इमर्ज्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर पॉजिटिव आयन से CuSO4। ये कॉपर मेटल का बार है, सोचो। ये कॉपर मेटल का बार मैंने क्या कर दिया? इमर्ज कर दिया किसके अंदर? Cu ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, इसके अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन है। और Cu2 पॉजिटिव आयन किसमें होंगे? जनरली हम CuSO4 सॉल्यूशन को ले सकते हैं, तो CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर हो जाएंगे। अब ये भी बात ध्यान रखनी है कि ये वाला जो कंटेनर है जिसमें आप ये ले रहे हो Zn, वो हम लेफ्ट वाले में लेंगे, और जो जिसमें कॉपर ले रहे हैं उसको हम लोग राइट कंटेनर में लेंगे। ये फिक्स्ड है, ध्यान रखना है, इसलिए आप चेंज नहीं कर सकते इन चीजों को। The two metal which acts as electrode are connected by a metallic wire through a voltmeter। अब ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या करते हैं हम लोग? एक वायर के थ्रू अटैच कर देते हैं दोनों को, और बीच में लगा देते हैं वोल्टमीटर, देखने के लिए कि वोल्टेज जब इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो वोल्टेज कितनी प्रोड्यूस हो रही है। The two solutions are joined by an inverted U-tube called the salt bridge। एक inverted U-tube होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, अभी बनाएंगे डायग्राम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड U-tube। ये इस तरीके U शेप का होता है, और इसको बोला गया था सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज के? अभी डायग्राम बनाते हैं और फिर डायग्राम की हेल्प से समझाते हैं, इसे नोट करिए।
ये डायग्राम बना के दिखाया आपको, एक सिंपल डैनियल सेल बोल सकते हो इसे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल सकते हो। सिंपल है, आगे जाके थोड़ा सा स्टडी कराएंगे फिर इसमें, ये एक्सटर्नल बढ़ा बढ़ा के घटा के दिखाएंगे क्या होता है। ये दो अभी बताए थे, दो चेंबर होंगे, दोनों चैम्बर के अंदर, के पहले वाले लेफ्ट वाले चैम्बर के अंदर हम एक रॉड इमर्स कर देंगे जो कि जिंक मेटल की होगी, ये जिंक मेटल की रॉड इमर्स कर दी। सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक, सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक को मैंने क्या नाम दिया था, क्या बताया था, कौन सा सॉल्यूशन ले सकते हो आप, ZnSO4 ले सकते हो। तो सपोज करो यहाँ पे आपने क्या ले रखा है, ZnSO4 ले रखा है, ठीक है। ये एक दूसरी मेटल की रॉड है, ये इमर्स कर दी दूसरे वाले बीकर के अंदर ऑन राइट हैंड साइड, एंड दिस बीकर कंटेन्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग Cu2 पॉजिटिव आयंस, कॉपर आयंस है इसके अंदर। तो कॉपर आयंस है तो सॉल्ट CuSO4 मैंने लिया है इसके अंदर। ये सॉल्ट कौन सा है, CuSO4 है। ये दोनों रॉड इमर्स कर दिए इसमें। Zn यहाँ पे किसकी तरह एक्ट करता है, जिंक जो है वो नेगेटिव की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। कॉपर क्या करता है, पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। यानी कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट की डायरेक्शन दिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो करंट की डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। सबको पता होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये दोनों बीकर जो है वो कनेक्टेड है एक इन्वर्टेड यू ट्यूब से, भी पीछे बताया था इन्वर्टेड यू ट्यूब, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन कभी कभी बोर्ड्स में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन इसका कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो नोट्स थे उसमें सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन नहीं थे, तो आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन, मैंने लिस्ट कर दिए यहाँ पे फंक्शन। डायग्राम में फिलहाल इतना ही है, आगे चल के थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे डायग्राम को और समझाएंगे नेक्स्ट डायग्राम के हेल्प से आगे क्या चीज़ें हैं। फंक्शन क्या क्या है सॉल्ट ब्रिज के, वो नोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट है, इट अलाउज ओनली द फ्लो ऑफ आयंस थ्रू इट, दस द सर्किट इज कंप्लीटेड। सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ अपने थ्रू आयंस को फ्लो करने देता है, अपने अंदर से आयंस को फ्लो करने देगा, कोई भी सॉल्यूशन इसके अंदर से फ्लो नहीं करेगा। ये सॉल्यूशन के साथ में केमिकली इनर्ट है, ये इस सॉल्यूशन के साथ में सॉल्यूशन के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ आयंस का फ्लो के लिए हेल्प करता है, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव आयंस वो मूव करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या इंश्योर कराता है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरी बात क्या है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करके रखता है, किसी को नेगेटिव चार्ज किसी को पॉजिटिव चार्ज नहीं गेन करने देगा, ओवरऑल सर्किट को क्या रखेगा, न्यूट्रल बना के रखेगा। तो इसलिए ये बोलते हैं हम लोग इट ऑल्सो मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो आप फंक्शन डाल लीजिएगा, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, और इन दोनों फंक्शंस को लिस्ट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं ये फंक्शन, ठीक है, छोड़ना नहीं है किसी को। इसे बना लो डायग्राम, नोट कर लो फंक्शन। चलिए ये डायग्राम बनाया आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल समझाने के लिए। वो बेसिक डायग्राम था जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक सर्किट दिखाना चाह रहे थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिखता है। वहाँ पे क्या करा था हमने, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई थी, कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी से हम एनर्जी या EMF वगैरह नहीं लगा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या करा हमने, वो सिर्फ ये यहाँ तक का था, ऊपर ऊपर का कुछ भी नहीं था उसके अंदर। यहाँ देख पा रहे होगे आप, मैंने क्या कर दिया, यहाँ ऊपर भी सर्किट बना दिया इसके। यहाँ करा क्या है, इसको ऊपर एक बैटरी की हेल्प से कनेक्ट कर दिया है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक्सटर्नल EMF बोल रहे हैं। हम बाहर से एक बैटरी से EMF प्रोवाइड करा रहे हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा इसके। ये ध्यान रखना हमेशा, ये क्या करेगा, ये जो EMF होगा यहाँ जो है, जो भी चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो या करंट का फ्लो, उसको अपोज करेगा, ठीक है। तो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है एक्सटर्नल EMF। बाकी नीचे सब कुछ वही है, मैंने लिखा हुआ ही है, सॉल्यूशन कंटेनिंग जिंक ZnSO4, नीचे सब कुछ डिपो रखा है वही, सॉल्ट ब्रिज है, कॉपर पॉजिटिव जिंक नेगेटिव, एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। अब होगा क्या, इसमें हम 3 केस पढ़ेंगे एक एक करके, मैं डायग्राम बार बार नहीं बनाऊंगा, इस डायग्राम में आपको 2 केस समझा दूंगा, फिर तीसरा डायग्राम बना के तीसरा केस समझा देंगे। पहला केस है हमारा E एक्सटर्नल व्हेन E एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट। यहाँ तीनों केस लिस्ट कर रहे हैं, E एक्सटर्नल लेस देन 1.1 वोल्ट, E external is equals to 1.1 वोल्ट और E external is greater than 1.1 वोल्ट। तो सबसे पहले केस पढ़ रहे हैं E external less than 1.1 वोल्ट का। जब E external less than 1.1 वोल्ट होगा तो क्या हुआ, जो नॉर्मल कंडक्शन चल रहा था वो ही होगा। 1.1 वोल्ट जो है वो एक क्राइटेरिया फिक्स करा गया है, जब एक्सपेरिमेंट कर करके देखे गए तो पता लगाया गया कि जब तक एक्सटर्नल EMF 1.1 वोल्ट से नीचे रखते हैं हम, तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी, जो कंडक्शन था, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज फ्रॉम जिंक आर फ्लोइंग टू द कॉपर एंड करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यही हो रहा था, मतलब करंट कैथोड से एनोड जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स एनोड से, इनके नेगेटिव से किस तरफ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये सेम फिनोमेना ही चलता रहेगा जब तक एक्सटर्नल EMF 1.1 वोल्ट से कम है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वाली कहानी होगी पहले केस की। अगर मैं एक्सटर्नल EMF को बढ़ाता चला जा रहा हूँ 0 पॉइंट सपोज करो 0.7 पे था, 0.8 9 10 और फिर मैं क्या पहुंचा 1.1 पे पहुंच गया। जैसे ही एक्सटर्नल EMF क्या होगा
आप लोगों का ये फर्स्ट डायग्राम आप बना लीजिएगा इतना, ठीक है। बनाने के बाद में आगे चल रहे हैं, सेकंड केस का मैं एडिटिंग कर रहा हूँ इसके अंदर। सेकंड केस में क्या होगा, इसमें अगर एक्सटर्नल ईएमएफ बराबर हो गया 1.1 वोल्ट के, जैसे ही एक्सटर्नल ईएमएफ, मैंने अभी बताया था कि ये जो एक्सटर्नल ईएमएफ है ये क्या करेगा, ये जो काम यहाँ हो रहा था बिना एक्सटर्नल ईएमएफ के उसको अपोज करेगा। ईएमएफ का काम ही है, आप जाके फिजिक्स में पढ़ोगे भी। जैसे ही एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आएगी वो कुछ नहीं आएगी, इसलिए मैंने हटा ही दिया वोल्ट मीटर यहाँ पे। आप चाहो तो बना सकते हो जीरो रीडिंग पे वोल्ट मीटर। और ये कब हो रही है कहानी, ये हो रहा है एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट पे। उस केस में क्या हो रहा था, पिछले वाले केस में जिंक डिसॉल्व हो रहा था, एनोड पे से जिंक डिसॉल्व हो रहा है इसके अंदर, और कैथोड पे क्या हो रहा था, इस वाले पे कॉपर डिपॉजिट होता चला जा रहा था, Cu2 पॉजिटिव इस पे डिपॉजिट हो रहा था, इस पे जिंक डिसॉल्व हो रहा था। ये पिछले केस का बता रहा हूँ। इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं हो रही, ना ही जिंक डिसॉल्व होगा और ना ही कॉपर डिपॉजिट होगा। यानी कि जैसे के तैसा है, जैसा सिस्टम है, सिस्टम वैसे के वैसा ही बना रहेगा। ये डायग्राम सब कुछ आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप एनसीईआरटी का पेज नंबर जो देख के बता देंगे पेज नंबर कौन सा है, आप उसमें खोल के क्लैरिफिकेशन के लिए डायग्राम अपनी नोटबुक में अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो, स्किप करना चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। तो दूसरा केस क्लियर सबको। अगर एक्सटर्नल ईएमएफ में क्या कर दूंगा, 1.1 वोल्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, जितना भी कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा था सब खत्म हो जाएगा, सब बंद कर दिया जाएगा। जैसे लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया कार्यक्रम, उसी तरीके से समझ लो लॉकडाउन हो जाएगा यहाँ पे। कोई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं, कोई करंट का मूवमेंट नहीं, कोई डिसॉल्व नहीं होगा, कुछ भी चीज डिपॉजिट नहीं होगी, जैसे के तैसे ऐसे ही रुके रहेगा सब कुछ बीच में, ठीक है। अब तीसरे केस में क्या होगा, पहले आप ये दो केस के बना लीजिए, फिर मैं आपको यार एडिटिंग कर देता हूँ और तीसरे केस का समझाता हूँ। चलिए तीसरा केस, एक्सटर्नल ईएमएफ ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट। एक्सटर्नल ईएमएफ मैंने ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट बना दिया तो क्या होगा, चेंजेस नोटिस करिए। रेड वाले को नोटिस नहीं करना, रेड वाला भूल जाना, क्या लिखा है रेड वाला वो बताऊंगा क्यों लिखा है, रेड वाला इस केस के लिए नहीं है। अब हुआ क्या, जैसे एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट कर दिया तो सारी चीजें पलट गई। पहले इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे थे, करंट ऐसे मूव कर रहा था, इलेक्ट्रॉन अब ऐसे मूव करने लगे, करंट अब ऐसे मूव करने लगा। पहले क्या कहानी थी, जो जिंक था वो किसकी तरह एक्ट कर रहा था, एक एनोड की तरह एक्ट कर रहा था। रेड वाला मैंने फर्स्ट केस को आपको कंपैरिजन करने के लिए लिख दिया है। पहले केस में क्या हो रहा था, जो जिंक था वो नेगेटिव था और वो एनोड की तरह एक्ट कर रहा था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक्सटर्नल ईएमएफ कर क्या रहा है, जो कहानी हम करना चाह रहे हैं उसका उल्टा कर रहा है, लेकिन उसकी वैल्यू अगर 1.1 से कम रहती है तो वो कुछ नहीं कर सकता। 1.1 पे आके वो सब कुछ रोक देता है और 1.1 से ऊपर ले जाओगे तो वो काम को उल्टा करना शुरू कर देता है। तो काम को उल्टा करना मतलब सब कुछ रिवर्स हो जाएगा तीसरे केस में। सब कुछ रिवर्स इन द सेंस, कैथोड पहले जिंक क्या था, एनोड था, नेगेटिव था, तो अब जिंक क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, पॉजिटिव की तरह काम करने लगेगा। पहले कॉपर क्या था, पॉजिटिव था, कैथोड की तरह काम कर रहा था, अब कॉपर क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा और नेगेटिव की तरह काम करने लगेगा। नेगेटिव की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देगा। एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से ऊपर होते ही ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर देता है और इलेक्ट्रॉन नाउ विल फ्लो फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब कॉपर now will lose electrons and in turn zinc will gain those electrons। zinc क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि zinc is now acting as a cathode and copper is now acting as an anode। उल्टा हो चुका है ना काम, ये रेड वाला पहले वाले को कंपैरिजन करने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे तो ऑब्वियसली करंट इस तरफ फ्लो करेगा। वोल्टमीटर की रीडिंग पहले इधर थी, बीच वाले में जीरो वाले में इधर हो गई और लेफ्ट इस वाले में क्या आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। पहले केस में क्या हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा था क्योंकि जिंक एनोड की तरह काम कर रहा था, क्योंकि एनोड पे सबको पता है कि एनोड पे क्या देखने के लिए मिलता है, डिसोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। अब एनोड की तरह काम कौन कर रहा है, कॉपर काम कर रहा है, तो डिसॉल्व कौन होगा, कॉपर ही डिसॉल्व होगा, ठीक है। उसके बाद में जो जिंक है वो क्या होगा, कैथोड पे है तो जिंक क्या होगा, डिपॉजिट होगा और कॉपर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, ये रेड में लिख दिया यहाँ पे, जिंक डिसॉल्व हो रहा था, कॉपर डिपॉजिट हो रहा था। ऑब्वियस है क्योंकि पहले ये कैथोड था, ये एनोड था, अब ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। समझ में सबको आ गया होगा कि ये एनोड क्यों हो गया। कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं रही कि नेगेटिव कैसे, एनोड कैसे बन गया, ये कैथोड कैसे बन गया। पहले तो ये एनोड था, ये कैथोड था, ये इसलिए बन गया क्योंकि आपने एक्सटर्नल ईएमएफ हमने क्या कर दिया, 1.1 वोल्ट से बढ़ा दिया। एक्सटर्नल ईएमएफ 1.1 वोल्ट से बढ़ते ही इसकी जो काबू में थी चीजें जो चल रही थी, इसके बस में थी, वो खत्म हो चुकी हैं, अब अपना असर दिए खत्म कर चुका है। अब इस एक्सटर्नल ईएमएफ, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ फ्रॉम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के अंडर में
ये काम कर रहा है, ये गवर्न कर रहा है इस पूरे प्रोसेस को। तो ये क्या कर देगा, मैंने पहले ही बोला था, ये इस प्रोसेस को अपोज करता है। अपोज करेगा मतलब सब चीज उल्टी कर देगा, पहले केस की सारी चीजें उल्टी हो चुकी हैं। ये तीसरा केस था, बाकी सॉल्ट ब्रिज वगैरह सब कुछ सही सेम ही है। सॉल्यूशन ZnSO4 CuSO4 का सेम ही है। कुछ बुक में आपको Zn को इधर पलट देंगे, कॉपर को इधर करके दिखा देंगे, वो मैंने नहीं करा है ताकि क्या ना हो, आप कंफ्यूज ना हो। मैं आपको शुरू से लेकर आखिर तक यही याद कराता चलूंगा कि जिंक को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लोगे और कॉपर को आप राइट हैंड साइड पे लोगे, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये चीजें सेम रहने दी। आप थर्ड केस बनाइए, डायग्राम बनाइए और ये दोनों पॉइंट आप लिख सकते हो। ये वाला पॉइंट लिख सकते हो क्या हो रहा है काम, और ये लिख सकते हो करंट किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तीनों डायग्राम बना लीजिएगा, जब भी चीजें क्लियर होंगी। बनाइए। गैल्वेनिक सेल स्टार्ट कर रहे हैं अब। इन जनरल गैल्वेनिक सेल क्या है बता के आए हैं पीछे, फिर भी एक बार डिफाइन लिख दिया। ये गैल्वेनिक सेल वो सेल है जो कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की किस में बदलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलेगा। ओवरऑल सेल रिएक्शन जो अभी पीछे दिखा के आए थे, एनोड कैथोड इमर्ज कर रखे थे दो मेटल के रॉड, वही रिएक्शन है। ओवरऑल क्या क्या है, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये ओवरऑल रिएक्शन होती है गैल्वेनिक सेल के अंदर जो देखने के लिए मिलती है। अब इस ओवरऑल रिएक्शन को आप दो हाफ रिएक्शन में ब्रेक कर सकते हो। ये आपने सीखा था क्लास 11th में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में ब्रेक करते थे जब बैलेंसिंग सिखाई थी वहां पे। ठीक है, तो जिनको क्लियर नहीं है एक बार वो थोड़ा सा 11th क्लास के बुक उठा के देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा, पर कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे भी क्लियर करने की चीज। कैसे देख पता लगाते थे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैसे पता लगाते थे किसका रिडक्शन हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर मींस ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Zn गिव्स Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, ऑक्सीडेशन हो गया। इस तरीके से समझ लो, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो ऑक्सीडेशन होता है, इस तरीके से समझ लो, कैसे भी समझ लो। इसलिए ये रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन हाफ होगी। अगर यहाँ किसी को इलेक्ट्रॉन का समझ में नहीं आता तो वो क्या कर सकता है, इस तरीके से समझ सकता है कि 0 से 2 पॉजिटिव हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरे पे चलिए, Cu2 पॉजिटिव क्या कर लेगा, जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हुए थे इसे एक्सेप्ट कर लेगा। Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा, Cu बना लेगा। ये देखिए क्या होगा यहाँ पे, 2 पॉजिटिव से क्या हो गया, 0 हो गया ना भाई, 2 से 0 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज मींस रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। तो ये हाफ रिएक्शन किसकी आ गई, रिडक्शन की आ गई। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होता है और रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होता है। आप इसको चाहें तो कोई आप अपना निमोनिक्स बना लीजिए, उस तरीके से याद कर लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता तो वैसे अदरवाइज याद करना आसान है। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। ठीक है, चलिए उसके बाद द टू रिएक्शन अकर इन डिफरेंट पोर्शंस, ये अलग अलग पोर्शन में होंगे डेनियल सेल के। इन दोनों पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलते हैं। ये दोनों हाफ सेल है, अलग अलग हाफ में हो रही हैं, या फिर क्या बना रहे हैं, ये रिडॉक्स कपल बना रहे हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल है। मैंने आपको नोट्स एक आगे हेडिंग तक के भेजे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक के। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ाऊंगा तो। आज यही खत्म कर रहा हूँ मैं गैल्वेनिक सेल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से नेक्स्ट वीडियो जो कि आज संडे है, ट्यूसडे को आएगी नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री की, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे और आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको सब कुछ चीजें अच्छे से समझ में आई हो तो आप लाइक करिएगा वीडियो को। कोई दिक्कत रह गई हो किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्ट में, किसी भी लाइन में, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट वीडियो के अंदर 100% रिजॉल्व करूंगा। लाइक करना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आपका बेनिफिट हो रहा है तो सबका बेनिफिट होना चाहिए। सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।